डायरेक्टर हूँ। A warm welcome to all the participants, all the audience. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विश्व इस समय कोविड-19 महामारी के संक्रमण से कि इसकी जो भयावह आपदा है उससे जूझ रहा है। और इस महामारी ने वैश्विक रूप से अगर हम देखें तो पूरे परिदृश्य को पिछले कुछ समय में बदल के रख दिया है। चाहे वो हमारी आर्थिक गतिविधियां हों, चाहे सामाजिक गतिविधियां हों, व्यापारिक और विनिर्माण से संबंधित सारी गतिविधियां हों, हर चीज में एक प्रतिकूल प्रभाव इस महामारी ने डाला है और व्यवधान डाला है। हमारा स्टोन सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है और हम भी बहुत सी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और फिक्की का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम हर संभव तरीके से अपने इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए जो भी सपोर्ट पॉसिबल हो हम करें, और उसी अनुसरण में आज इस वेबिनार का आयोजन हम कर रहे हैं। पत्थर उद्योग के समक्ष जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का कैसे हम लोग सामना कर सकें, और हमारे जो एक्सपर्ट्स अपने इसके लिए एक व्यू रचना कुछ बताएं, कुछ एक रूपरेखा बने जिससे कि इस चुनौती का हम सामना करें। और इसी कारण से हमने इस वेबिनार का विषय जो है पोस्ट कोविड-19 चैलेंजेस to the normal natural stone industry and recommendations for early recovery रखा है। तो मेरा ये मानना है कि आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे साथ हमारी इस स्टोन इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका परिचय करा दूं, और सबसे पहले हमारे साथ श्री अशोक कुमार धूत साहब जुड़े हैं। अशोक कुमार धूत साहब वाइस चेयरमैन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स हैं। श्री सुधीर जैन साहब का मैं स्वागत करूंगा। श्री सुधीर जैन साहब प्रेसिडेंट किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन हैं। श्री मुकेश मोदी साहब डायरेक्टर अरिहंत टाइल्स और मार्बल्स हैं। श्री महावीर सिंह जी राठौड़ साहब सीईओ रचना स्टोन्स हैं। श्री कपिल सोराणा साहब डायरेक्टर नाकोडा मार्बल हैं, और श्री बलविंदर सिंह साहनी साहब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फिक्की भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। मैं अपने सभी वक्ताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से इस प्रोग्राम के लिए समय निकाला। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस वार्तालाप से लाभान्वित होंगे तथा कोविड-19 की वजह से कि इसके कारण जो हमारे पत्थर उद्योग को समस्याओं का और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वार्तालाप के बाद मैं आशा करता हूं कि आप उन सब चुनौतियों को और अधिक आत्मविश्वास, सजगता के साथ में, सक्षमता के साथ में आप उन सब चुनौतियों से निपट पाएंगे, उनका सामना कर पाएंगे। वार्तालाप शुरू करने के क्रम में मैं सबसे पहले सीडॉस के वाइस चेयरमैन श्री अशोक धूत साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो अपने ओपनिंग रिमार्क्स इस प्रोग्राम को शुरू करने में दें, और उसके बाद में हम अपने सारे स्पीकर्स के साथ में जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो शुरू करेंगे। श्री धूत साहब। मित्रों, हम आपस में साथ एक दूसरे के सामने मिल बैठ के बातचीत करते थे। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से वेबिनार के थ्रू वार्तालाप होगा, लेकिन परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मैं हमारे वक्ता सुधीर जी, मुकेश जी, महावीर सिंह जी, कपिल जी, मुकुल जी, बलविंदर जी, सबका अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस कोविड-19 की त्रासदी से मैं हम सबको और सारे दर्शकों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। हम लोग
आज इस चीज पे विचार करेंगे कि पत्थर उद्योग कोविड-19 खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद किस तरह से सरवाइव करे, क्योंकि सभी उद्योगों पे एक सा ही प्रभाव पड़ा है, चाहे पत्थर उद्योग हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे इंजीनियरिंग उद्योग हो, सब पे एक सा प्रभाव पड़ा है और सबको इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा और अपने उद्योग को पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं और मैं अब मुकुल जी से कहूंगा कि हमारे जो वक्तागण हैं उनसे आगे की कार्यक्रम शुरू करें। दूध साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं, इस महामारी की वजह से पूरे विश्व परिदृश्य पे बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। बहुत टाइम से लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की स्थिति भी है, पर जिस अंधेरे के बाद में उजाला होता है, तो ये लॉकडाउन के दिन भी खत्म होंगे और बहुत जल्दी हम सब लोग इस स्थिति में होंगे कि अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स को, अपनी माइंस को शुरू कर सके। तो मेरी नजर में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इनिशियल चैलेंज हम सबके सामने आने वाला है, वो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, वो लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए चैलेंजेस हैं। ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स इश्यूज की बात करते हैं, तो हम अपनी फैक्ट्री को शुरू करेंगे तो क्या हमारे मशीनरी इस लायक है कि हम उसको चला सकें, क्योंकि 40 दिन से हमारी ज्यादातर मशीनरी पानी में, मिट्टी में, कादे में काम करती है और इतने लंबे समय से बंद रहने के बाद में हो सकता है उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़े। क्या हमारे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हमारे स्पेयर्स की क्या स्थिति रहेगी, हमारे बाकी कंज्यूमेबल्स की क्या स्थिति रहेगी, वर्कफोर्स कैसे आएगी, हम उनको कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का कैसे होगा, रॉ मटेरियल आने का भी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के जाने का भी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं जो एक चुनौती लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हम सबके सामने आएगी। आज हमारे साथ श्री मुकेश मोदी साहब मौजूद हैं। मुकेश मोदी साहब डायरेक्टर हैं अरिहंत टाइल्स और मार्बल्स के। मोदी साहब एक बहुत लंबे समय तक माइनिंग और प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये सवाल मोदी साहब से है कि वो क्या ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड चुनौतियां देखते हैं और उनके हिसाब से उनको ओवरकम करने के लिए क्या उनकी रिकमेंडेशंस होंगी, हम कैसे जल्दी से जल्दी उन चुनौतियों से पार पा सकें, इसके लिए उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। मोदी साहब, मैं आपसे आपके व्यूज जानने के लिए निवेदन करूंगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। First of all, I express my sincere thanks to Mukul ji, Dood Saab, and Balwinder ji and Girish ji for organizing this webinar. And after the this lockdown, I have some suggestions for our industry. First of all and foremost, we have to comply the government guidelines regarding the health check, for which we have to provide our all staff workers the mask, the sanitizers, and we should allow only staff after checking the temperature and keeping the record of the same. That is the most essential for us. As far as the operational, you are talking about the plant maintenance. Our stone industry don't have too much require the maintenance. I think after 40 days when we are going, it will require some oiling and greasing or flow of water. We have to check. The rest, I think these are our regular industry which we keep on the maintenance. As the plants were closed, only running plants were there. So there will be, I don't think there will be much pressure for the plant maintenance. One day will be sufficient for everyone to run back the plant. मुकुल जी। सर, मैं मोदी साहब आपसे कुछ और चीजें भी जानना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास में प्रॉब्लम अभी क्या
लॉकडाउन खुलने के बाद में, वैसे मेरा मानना है कि जब लॉकडाउन खुलेगा, हमारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, तो शायद स्पेयर्स का या कंज्यूमेबल्स का भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। पर एक जो Yes. और इशू आ सकता है, वो आ सकता है आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। वैसे ट्रांसपोर्टेशन मेरे ख्याल से आज की डेट में भी सरकार ने अलाउ किया हुआ है, तो शायद हाँ, ट्रांसपोर्टेशन से भी रिलेटेड ज्यादा इश्यूज नहीं आए। प्रॉब्लम नहीं। मेन इशू आएगा सर कि हमारे स्टाफ की कमी का, क्योंकि जी कई स्टाफ अभी मूव कर चुके हैं या कोई इस कोविड के चक्कर में अवेलेबल नहीं है। तो दैट विल तो अवर ये हमें जो अवेलेबल स्टाफ है वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा और उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आपके को वर्कर्स कम है लेकिन आप पूरे उत्साह से काम करें ताकि हमारा वर्क सफर नहीं हो, क्योंकि वो भी आज इस 40 दिन की व्याधि से परेशान हो चुके हैं, तो उनको भी आज पूरी स्थिति मालूम है, लेकिन उनको मोटिवेशन जरूरी है कि हमारे इस तकलीफ के टाइम में वो भी आगे बढ़ चढ़ के उत्साह से काम करे और फैक्ट्री को उत्पादन क्षमता बढ़ाए, उनकी लागत को कम कैसे करें वो भी उसमें पार्टिसिपेट करें। लागत जहां तक की बात है उसमें हम सब लोग को रीप्लान करना पड़ेगा अबाउट रॉ मटेरियल, अबाउट इन्वेंट्रीज के लिए भी हमें काफी सोचना पड़ेगा। रॉ मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम बेस्ट यूटिलाइज कर लें अवेलेबल को, और अगर कोई पर्टिकुलर वेराइटीज नहीं है तो हम हमारे फेलो यूनिट्स वालों से खरीद लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों पक्षों के लिए वो बेहतर रहेगा, उससे इन्वेंट्री भी कम होगी, ये एक मेरा मानना है। दूसरा, जहां तक जैसे जो फिजिकल मूवमेंट इन दिनों में कम होगा, मेरा सोचना है कि सभी कंपनियों को अपनी अपनी वेबसाइट को अपडेट करना चाहिए, वहां जहां पर अवेलेबल स्टॉक्स उनके पास है उसको उस पोर्टल पे वो लोड करेंगे तो उनकी सेल्स का भी एक बेटर हो जाएगा। नहीं, बहुत अच्छे व्यूज हैं मेरे ख्याल से। जो मैं समझ पा रहा हूँ, शायद जैसा मोदी साहब ने बताया, हम लोगों को बहुत ज्यादा ऑपरेशनल इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी जो चुनौती मुझे लगता है इस टाइम पे लॉकडाउन की है, वो शायद ये भी है कि हम लोगों ने लॉकडाउन को छुट्टी का टाइम समझ लिया। मेरे ख्याल से ये ऐसा टाइम था जब हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए, बहुत प्लानिंग के लिए, थिंकिंग के लिए। जो टाइम हमें अपने रूटीन के कामों में नहीं मिल पाता है, जब हमारा रूटीन बिजनेस चल रहा होता है, शायद ये एक ऐसा समय है। आने वाले समय में भी अभी सरकार ने और 2 हफ्ते तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया हुआ है, तो मेरी आप सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि इस समय का आप सब सदुपयोग करें। इसमें आप सोचें, प्लान करें कि कैसे हम जिस दिन अपनी फैक्ट्रीज या अपना काम या अपना बिजनेस शुरू करेंगे, हम एक सारी चुनौतियों का सामना करते हुए बड़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ सकें। मोदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जैसे कि ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ऐसे के ऐसे ही मेरा मानना है कि मोदी साहब ने भी थोड़ा सा उस बात पे हिंट दिया हमें कि हमें अपनी मार्केटिंग का या वेबसाइट वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मार्केटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि जब तक मार्केटिंग और सेल्स 2 ऐसी चीजें हैं जिससे आपका इनवर्ट कैश फ्लो होगा, बाकी सारी चीजें, चाहे हमारे ऑपरेशंस हों, चाहे सैलरीज हैं, चाहे रेंट है, चाहे ईएमआई है, सारे के सारे आउटवर्ड कैश फ्लो वाले ऑप्शंस हैं। तो मार्केटिंग और सेल्स मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं जहां हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मेरा पर्सनली मानना ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का क्या रुख रहता है, उनसे लगातार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। जो हम कैसे नए क्लाइंट्स को और अपने साथ अपने धंधे में जोड़ सकते हैं, कैसे नए वेंडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये भी आ सकती है कि पहले तक ये होता था कि जो हमारे बायर्स हैं, बहुत से बायर्स, खासतौर से जो इंडिविजुअल बायर्स हैं, वो गोडाउन्स पे या इवन फैक्ट्रीज पे आके
अपने सामने सामान को, थप्पी को देख के मटेरियल पसंद करते थे। शायद आने वाले कुछ समय में, अगले 4-6 महीने में हो सकता है, जो इस महामारी की वजह से भय है या एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, हम लोग ऑन साइट जाके ये ना देख सकें, तो हमें हो सकता है ये सारे के सारे वर्चुअली काम करने पड़े। तो मेरा कपिल सुराणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल सुराणा जी एक बड़े यंग और डायनामिक एंटरप्रेनर हैं, उदयपुर के नाकोडा मार्बल इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं। मैं कपिल सुराणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केटिंग और कैसे हम अपने क्लाइंट्स को रिटेन कर सकते हैं, नए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर उनके कुछ व्यूज हैं, तो वो सारी चुनौतियां या उनके क्या विचार हैं, वो प्लीज हमसे शेयर करें। कपिल सुराणा जी। Thank you, Mukulji. Thank you so much. First of all, I would like to thank Ashok Doot Sahab, Balwinder ji and Mukulji for arranging this webinar and giving me this opportunity to present my views with all the industry members and our friends. So, जैसा कि मुकुल जी ने बताया कि in times like these, most important thing for all of us is marketing, keeping our existing clients intact and trying to get new clients. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले as far as marketing is concerned, जब भी किसी प्रोसेस के अंदर 2 या 3 महीने का गैप हो जाता है आज की कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को लेके, तो इट इज एज गुड एज ए स्टार्टअप। तो हम लोग सबको ऐसा सोचना चाहिए कि वी आर ऑल स्टार्टिंग अप अगेन एंड वी शुड बी थिंकिंग लाइक स्टार्टअप्स, दैट हाउ वी शुड गो अहेड। अगर हम लोग एक स्टार्टअप की तरह सोचेंगे तो वी विल बी मोर एग्रेसिव and more result oriented rather than our traditional way of marketing. When I say about startups, तो सबसे पहले जो मुझे लगता है हमें करना चाहिए, rather than selling our products, we should be engaging with our customers. By engaging I mean हमारे जो existing customers हैं उनका हालचाल पूछना, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है या इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, उससे एक पर्सनल रेपो हमारा जो है क्लाइंट्स के साथ डेवलप हो जाएगा एंड वी विल बी बिल्डिंग सम ट्रस्ट विद द क्लाइंट्स. सो स्टार्टिंग engaging with the customers is very important. Secondly, marketing का सबसे बड़ा concept होता है कि when we are selling something we have to have a why we are selling it. तो हमारे पास अपना बिजनेस करने का या अपना तरीका पेश करने का एक हमेशा एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक स्टोरी होना चाहिए जिससे हम अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट कर सकें. अगर वो कस्टमर्स हमारी स्टोरी के साथ मैच करते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ वेरी गुड रैपो विद द कस्टमर, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमारे लिए फायदेमंद ना हो, पर लॉन्ग टर्म में वी विल हैव दोस कस्टमर्स फॉर मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वी विल मेक सम पर्सनल रिलेशंस. एक सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहूंगा सर यहाँ पे कि हम लोग थोड़ा सा हिचकते हैं सब लोग रेफरल्स मांगने के लिए. तो हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हम लोगों ने पिछले 10 साल में किस किस कस्टमर्स के साथ, स्पेशली जो एंड कस्टमर्स हैं जिन्होंने हाँ मुकुल जी आप बोलिए कुछ. चंदन जी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये we can move to next speaker. We can move to next speaker. ओके थैंक यू. कपिल जी के साथ शायद लिंक की कुछ प्रॉब्लम है तो वापस से हम उसको रिज्यूम करेंगे. मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं या फाइनेंशियल इश्यूज हैं. हमारे इस इकोनॉमिक इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज में जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो रेवेन्यू है वो पिछले 40-45 दिन से इनफ्लोज जो हैं वो हमारे बंद हो गए हैं, बट हमें रेंट्स भी देने हैं, सैलरी भी देनी, कुछ को भी अपना पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे और इश्यूज हैं. एक कंपिटिटर्स का इशू हो सकता है क्योंकि जैसे स्टोन सेक्टर है वैसे के वैसे ही हमारे कंपिटिटर्स, चाहे वो एग्लोमरेटेड मार्बल वाले लोग हों, चाहे
सिरेमिक इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो बहुत से, मेरा मानना है कि एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चैलेंज हैं, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। महावीर सिंह राठौड़ साहब, सीईओ रचना स्टोन, हमारे साथ आज उपस्थित हैं। महावीर सिंह जी प्रोफेशनली एक जियोलॉजिस्ट हैं, और बड़ी एक्सटेंसिवली उन्होंने ना केवल पूरे भारत में बल्कि विदेश में भी बहुत ट्रेवल किया है। और स्टोन उनके लिए एक बड़ा पैशन वाला चीज है। मतलब एक जनरल बिजनेसमैन के लिए कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि वो ठीक है, एक रोजी रोटी कमाने का जरिया तो होता ही है, बट जितना मैं महावीर सिंह जी को पिछले 20-25 साल से जानता हूं, उनके लिए स्टोन एक बहुत पैशन वाली भी चीज है। महावीर सिंह जी दिन रात जिस इंडस्ट्री में डे इन डे आउट जी रहे हैं, मैं महावीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें कि ओवरऑल सिनेरियो उनके हिसाब से क्या लगता है, और खासतौर से जो जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनसे हम कैसे उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। महावीर सिंह जी, ओवर टू यू। हेलो। हाँ हेलो महावीर सिंह जी, बताइए। मुकुल जी। आप बोलिए, सुन पा रहे हैं सर। बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा, आपने ये वेबिनार जो किया, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं सोचता हूँ कि अपने को सबसे पहले इंडस्ट्री को और इवन सीडॉस और फिक्की को, लोगों को सबसे पहले जो भय उसको निकालना चाहिए। और भय को निकालने के लिए ये नहीं है कि इसमें कोरोना से ये हो जाएगा, कोरोना, एक तो ये न्यूज चैनल्स, एक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन लोगों ने इसको कोरोना को ऐसा बना दिया, व्यापार खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो रही है। तो ये सब चीजों को नेगेटिवनेस है वो खत्म करनी होगी, और सब में एक पॉजिटिवनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। और पॉजिटिवनेस ये है कि जब ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा हो गया, तो जैसे कपिल सुराना जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि आपको एक नए सिरे से काम चालू करना है। और नए सिरे से काम चालू करने के लिए बहुत सिंपल वे है, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आप दूसरे के साथ अच्छा हो रहा है और आपके साथ बुरा हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि जो समस्या है बिल्कुल आएगी, और समस्याओं का निवारण भी बहुत इजी है। इजी ऐसे है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरीज जो मेंटेनेंस की बात थी, वो सारी समस्याएं, आपके लेबर भाग गए हैं, वो लेबर वापस आएंगे बहुत मुश्किल, क्योंकि उनके अंदर डर व्याप्त हो गया। और वो इतना डर है उनके अंदर कि वो उनके परिवार वाले उनको वापस नहीं आने देंगे। फिर भी अपने को 12 घंटे की शिफ्ट चला सकते हैं अपन, जो एग्जिस्टिंग लेबर है उन्हीं से काम चला सकते हैं अपन, और आराम से कर सकते हैं। आपके जो पेमेंट अटक गए हैं उनके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं लोगों से, और जो पेमेंट आ रहे हैं कैश एंड कैरी में आगे बेच सकते हैं। और नए नए जो मटेरियल आपके पास ऑलरेडी पड़ा है वो उनका मार्केटिंग कर सकते हैं। नो डाउट काफी लॉस हुआ है कि पुराने अपने जो प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए हैं, और नए ऑर्डर मिलना भी काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सब जगह कोरोना की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी बंद है ऑल ओवर वर्ल्ड। और अपना मटेरियल एक ऐसी चीज है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही लगता है, आइदर वो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट हो, आपके डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हो, या आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, पर एवरीवेयर बंद है। तो कल अपन फैक्ट्री स्टार्ट भी कर लेंगे तो भी एक समस्या क्या है कि जब तक कंस्ट्रक्शन चालू नहीं होगा तब तक मुकुल जी अपनी इंडस्ट्री का स्टार्ट करना भी कोई फायदेमंद नहीं है। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट जब तक नहीं होगा, और जिसमें डोमेस्टिक बिग प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत अच्छे जो डोमेस्टिक जो प्रोजेक्ट है उनको चालू करे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, लाइक एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन इनोवेशंस है, इनके अंदर ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन ये लगाए जाए। अदरवाइज अपनी जो इंडस्ट्री है वो पहले से काफी डिफिकल्ट पोजीशन में, नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री, जहां तक मैं जानता हूं हम सबसे ज्यादा आज की डेट में थ्रेटनिंग में है क्वार्ट्ज सरफेस, आपके सिरामिक्स, आपके पोर्सलिन टाइल्स। ये इन लोग इनने
अपनी इंडस्ट्री को वैसे ही काफी कुछ पीछे धकेल दिया है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि अपन लोग भी अपने आप को इस मार्केट के और समय के अनुसार नहीं ढाल पा रहे। अपना समय के अनुसार ढालना में जितनी भी इन्होंने सेमिनार्स किए फिक्की ने, जो हर बार बहुत अच्छी अच्छी अपना जो सेमिनार होती है उनमें भी जितने भी आर्किटेक्ट वो यही कहते हैं, आप रेडी टू मटेरियल दीजिए। रेडी टू मटेरियल, आप उसको हर मटेरियल को एक वैल्यू एडेड बनाइए, परंतु नए अपन वैल्यू एडेड कर रहे हैं, रेडी टू देते नहीं है। एक स्लेब के बंडल को यदि 20वीं मंजिल में चढ़ाएगा, इम्पॉसिबल है। सिरामिक इंडस्ट्री वाला एक बंडल देता है, उससे लिफ्ट से इजीली चला जाता है, एक दिन में फ्लोरिंग हो जाती है। उसी तरह अपन लोगों को काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा। जहां तक के मार्केटिंग का सवाल है, तो आपको बहुत बड़ी चीजें 3-4 चीजें हैं जो मेरी काफी अच्छी रिकमेंडेशन में सोच सकता हूँ कि उनको सरकार चाहे तो काफी कुछ कर सकती है। जैसे चाइना को किया था, वैसे ही बेसिकली अपनी इंडस्ट्री एक कुटीर उद्योग की तरह है। अपने यहाँ एक ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, वो तो काफी कुछ स्ट्रॉन्ग और वेल मैकेनाइज्ड पोजीशन पे है, परंतु बाकी की स्टोन इंडस्ट्री है जो ग्रेनाइट में भी हमारे जैसे जालोर और ये जितने भी छोटी जगह इंडस्ट्री है वो कुटीर उद्योग की तरह है। वहाँ आज भी वैल्यू एडिशन और कुछ भी वो लोगों में भावना ही नहीं है, परंतु अपनी इंडस्ट्री गवर्नमेंट को ये है कि एक लेबर ओरिएंटेड है, इवन माइनिंग एंड एज वेल एज अपना प्रोडक्शन। सरकार को चाहिए इसको कुछ न कुछ इस टाइप का बूस्टअप दे, जिसमें मैं 2-3 एक बूस्टअप ऐसे बात रिकमेंड कर सकता हूँ। एक ये है कि इस जीएसटी को कम से कम 12% किया जाए, जीएसटी को 12% किया जाए। दूसरा, जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट हो उनके अंदर स्ट्रांगली रिकमेंडेशन किया जाए कि इंडियन नेचुरल स्टोन ही लगेगा, न क्वार्ट्ज सरफेस होगा, न आर्टिफिशियल एनी मार्बल होगा, और कोई भी सिरामिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं होगा, ओनली नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री का प्रोडक्ट को यूटिलाइज करेंगे। तीसरा, एक्सपोर्ट के ऊपर स्पेशल गवर्नमेंट कर सकती है कि एक्सपोर्ट पे हमारे को जो डीपीपी जो मिल रही है वो 1% मिल रही है ग्रेनाइट एंड मार्बल पे, उसको सैंडस्टोन, स्लेट सब पे बढ़ाया जाए, इसको एटलीस्ट 5% किया जाए, 5% डीपीपी दी जाए। दूसरा, जितना भी अपन एक्सपोर्ट हो रहा है, जो पहले एक्सपोर्ट के ऊपर आपका इनकम टैक्स रिबेट था, तो मेरा मानना है कि 50% जो प्रॉफिट है एक्सपोर्ट प्रॉफिट को 50% को इनकम टैक्स फ्री किया जाए। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आदमी की जो कैपिटल बनेगी एक्स्ट्रा, यदि किसी ने कमाई की है, वो इसी उद्योग में वापस लगाएगा, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और गवर्नमेंट को मोर, अभी जो जुड़ता है वो मोर एम्प्लॉयमेंट की है। मेरा ये और एक मानना है कि जितने भी ये आपका डोमेस्टिक जो प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्ट्स में जैसे जितने भी बिल्डर्स है, उन बिल्डर्स को भी रियायत दी जाए, क्योंकि जब तक बिल्डिंग बनना चालू नहीं होगा तो अपनी फैक्ट्री का माल ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन कहीं नहीं बिकेगा। तो मैं ये कहता हूं, जब तक आप बिल्डर को जिंदा नहीं करेंगे, उसके पहले अपना जिंदा होना भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्डर्स को जिंदा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाया जाए। आपके जो मेजर इश्यूज है, जो बजरी है, लेबर है, इनको भी सरकार जब तक चालू नहीं कराएगी, और अपनी इंडस्ट्री जिसमें आज की डेट में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है, पिछले 10 साल से कोई नई माइंस नहीं हुई है ऑल ओवर इंडिया, और जो माइंस है जो चल रही है उनमें ईसी का प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रॉब्लम है। तमिलनाडु के अंदर ग्रेनाइट क्वेरीज काफी बंद हो चुकी है, तमिलनाडु में काफी बंद हो चुकी है, ऐसे कर्नाटका में काफी बंद है, आंध्र प्रदेश में बंद है, राजस्थान में भी बहुत काफी माइंस है ईसी के अगेंस्ट चक्कर में काफी बंद है। तो ये एनवायरमेंट क्लियरेंस है जिसमें एक ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसी जो अपनी मंत्रालय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इनको कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और ये दो एक भारत पाकिस्तान की नहीं तरह नहीं बिहेव करना चाहिए कि माइनिंग इंडस्ट्री वाले तो सब कुछ बकवास ही कर रहे हैं, जबकि मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट और रेवेन्यू किसी को देता है तो नॉट राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया, ये माइनिंग इंडस्ट्री। तो मेरा ये मानना है कि रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम यदि सोल्व नहीं होगा तो हमारी आज की डेट में 50% कैपेसिटी फैक्ट्रियां चल रही है। साउथ की ग्रेनाइट की तो ये हालत है, 50% कैपेसिटी चल रही है।
यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो कम से कम ग्रेनाइट के ब्लॉक को अजील किया जाए। मेरे कुछ ये सजेशंस है मेजर। तो मुकुल जी, मैं चाहूंगा कि ये सब चीजें दूध साहब या आप भी सरकार के साथ में आगे मिलके इनको आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू मुकुल जी। ठीक है राठौर साहब, थैंक यू सो मच। आपके व्यूज बड़े डाइवर्स व्यूज थे। बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपने टच करी जो इस कोविड महामारी के आने से पहले से चल रही थी, बट आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़े रेलेवेंट इश्यूज हैं। जैसा आपने कुछ बताया कि रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम एक मेजर इशू है। अगर हम प्रोसेसिंग तो करना चाहते हैं बट हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है ड्यू टू मैनी रीजंस। हमारी अगर माइंस बंद हो गई हैं ड्यू टू सम रीजन और अदर, तो वो बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आ सकते हैं। ग्लोबल स्लो डाउन है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमें नया, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल, तो बहुत सारी चीजें तो चेंज हो रही हैं, चेंज होंगी भी। मैं वापस से एक बार कपिल सुराणा जी के पास जाना चाहूंगा। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारा कपिल सुराणा जी से लिंक टूट गया था, बट कपिल सुराणा जी वापस हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं कपिल सुराणा जी से बोलूंगा कि कपिल सुराणा जी कुछ हमें बता रहे थे कि हम कैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे हम अपना वापस से एक डायलॉग स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, या जो हमारे पास्ट क्लाइंट्स थे उन तक पहुंचने के लिए। तो ओवर टू यू कपिल जी। Mukul ji, thank you so much, and I'm sorry for a little glitch on my side earlier. So where I stopped last was asking for referrals. हमें रेफरल्स मांगने में या रेफरल्स के लिए डिमांड करने में अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से या फ्रेंड से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अभी राठौर साहब ने बताया, आई जस्ट इलैबोरेट अ लिटिल बिट। अभी हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया इज काइंड ऑफ लीडिंग इन फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड। तो एक्सपोर्ट मार्केट में अगर आप देखें ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड रेपुटेशन। एटलीस्ट पीपल नो इंडिया एज अ फाइटर राइट नाउ। तो हमें उस चीज को लेवरेज करना चाहिए और उस चीज का हमें बेनिफिट ऐसे लेना चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट मार्केट में अगर अभी हम मार्केटिंग करें, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेट एन एग्जांपल दैट इंडिया इज लीडिंग इन लॉट ऑफ थिंग्स, so we should be doing that, we should not miss that opportunity. दूसरी बात मैं बोलूंगा कि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स वगैरह हम सब फेस करेंगे और आने वाले टाइम में हो सकता है करें, लेकिन एज अ फैक्ट्री ओनर हम लोगों ने कभी भी शायद हमारे यहाँ पे जो वेस्ट पड़ा है उस पर ध्यान नहीं दिया। तो राइट नाउ इट इज द बेस्ट टाइम टू क्रिएट द बेस्ट आउट ऑफ आवर वेस्ट। उससे हमारी दो चीजें प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। वी विल बी गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ वैल्यू एडेड थिंग्स which China and other countries are doing, and they literally have no wastage of stone, wherein in India we have a large amount of wastage just lying in our factories. अगर हम सब लोग अगर ये सोचें कि हमें अपना वेस्टेज यूज करना है, तो we can easily sustain 2, 3, 4 months just on the wastage that we have in our factories or in our quarries. Secondly, one very important thing is आने वाला समय, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि it will be very different, it will be a new normal. What does the new normal mean? It will be social distancing, ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। और स्टोन एक ऐसी चीज है कि हम स्लैब्स और बड़े स्लैब्स का जो काम करते आए अब तक, wherein we need a lot of people together. तो हम वापस से मेरे ख्याल से जो 5, 10, 15 साल पहले जो हमारी टाइलिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो कर रही थी, I think we should be seriously thinking about now ready to fix materials that we can supply in the market. That will have two benefits. First of all, customers can get consistent and even supply. और दूसरा, उसको लगाने में, करने में, सब में बहुत इजी होगी, तो we can really compete with some of the other alternatives of stones. एक सबसे बड़ी बात सर, मैं क्लाइंट्स को लेके ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सब अपना पिछले 10 साल का डेटा देखें तो हमको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हमसे पीछे छूट चुके हैं, वो इसलिए नहीं कि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है या बस छूट चुके हैं, और हम हमेशा वी आर लिटिल बिट रिलक्टेंट टू टच बेस विद आवर ओल्ड क्लाइंट्स। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा बहाना भी है और मौका भी है जस्ट टू से कि आई होप
everything is fine at your end, just to start that business dialogue again and build a rapport with that client. अगर वो rapport फिर से develop होती है और client से हम सिर्फ बात करने में भी अगर कर सकते हैं तो वो client definitely हमारे साथ वापस जुड़ने का सोच सकते हैं, and it will be a very good plus to our business. With this, I would like to thank Mukulji again for giving me this opportunity. थैंक यू सुराणा साहब। हमारे साथ आज सुधीर जैन साहब जुड़े हुए हैं। जैन साहब प्रेसिडेंट हैं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं किशनगढ़ बहुत बड़ी मंडी है। तो मैं जैन साहब से निवेदन करूंगा कि जैन साहब के क्या व्यूज हैं, जो ओवरऑल स्थिति है, जो ओवरऑल चैलेंजेस हैं उनके बारे में। ओवर टू यू सुधीर जैन साहब। नमस्कार सब। सबसे पहले तो मैं सीडोज और फिक्की का बहुत बहुत किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन बनाई है कि एक दूसरे के दुख को अपन बांट सके। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हेलो, आ रही है। एक्चुअल में किशन इधर टोंक जिले से जुड़ा है, इधर अजमेर जिले से जुड़ा है, इधर नागौर जिले से जुड़ा है और इधर जयपुर जिले से जुड़ा हुआ है, बीच में सिचुएटेड है और सब तरफ कर्फ्यू की स्थिति है। नागौर में कर्फ्यू है, अजमेर में भी काफी कर्फ्यू है, टोंक में भी है, जयपुर में भी है। और हमारी लेबर जो है किशनगढ़, मैं अपने किशनगढ़ की स्थिति बताना चाह रहा हूँ। तो ये सब इसके आस Mukulji, we lost him. Mukulji, can you please speak? मुझे यही लग रहा है कि शायद अभी वही सिग्नल की प्रॉब्लम जैन साहब के साथ भी हो रही है। मीनवाइल वो जुड़ गए, हम जुड़ गए जी। अरे सब आवाज चालू करूं मैं? हाँ साहब, प्लीज कैरी ऑन। तो एक तो ये लेबर को बुलाने की जो टिपिकल एडवाइजरी जारी कर रखी है, इसको अपन सबको मिलके इजी करवानी चाहिए। और दूसरा, मार्बल की जो नेचर है प्रवृत्ति बिजनेस की, इंडस्ट्री की, आज स्लैब ट्रॉली से उतरना है तो वो 4, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट और 5 फुट का होगा। इजीली 2 आदमी नहीं उतार सकेंगे। सोशल डिस्टेंस कैसे कायम होगा, इन सब बातों पे अपन को विचार करके इजी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। तो सोशल डिस्टेंस का मामला बड़ा टिपिकल होता है मार्बल इंडस्ट्री में। दूसरा, ये जो सूक्ष्म उद्योग है, सरकार से निवेदन करना चाहिए कि इनमें कुछ मेरी मांगे हैं जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सरकारी करों के भुगतान की सीमा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। पास जारी करने की प्रक्रिया सीधी होनी चाहिए। और डेली एक्सपेंसेस की जो कठिनाई है, उसमें सरकार से निवेदन करना चाहिए उसकी सरलता की, उसके नियमों को सरल किया जाए। तो ये सारी बातें हैं। सारी इंडस्ट्री की एक ही एडवाइजरी जारी कर दी जाती है, किसी का नेचर क्या है, किसी का नेचर क्या है, किसी का नेचर क्या है। ऐसे लेबर पेमेंट के मामले में थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। हर आदमी मुश्किल में है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरा तो यही निवेदन है कि आज किशनगढ़ में करीब 106 मशीनें और 563 यूनिट्स हैं। सबके सब इसी उम्मीद पे हैं कि सरकार की क्या डिसीजन हो। केवल चालू कर दो, चालू कर दो, चालू कर दो होने से तो काम नहीं चलेगा। स्पष्ट और इजी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए। इस सब के लिए आप उनको प्रयास करना चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मुकुल जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ फिक्की के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल श्री बलविंदर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। बलविंदर जी स्टोन मार्ट से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और स्टोन मार्ट के रेफरेंस में बलविंदर जी ने भी बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रेवल किया है, पूरी इंडिया में भी और बाहर भी बहुत सारे लोगों से मिलते रहे हैं। तो मैं आज बलविंदर जी से भी एक इस इंडस्ट्री के लिए क्या ओवरव्यू है, मतलब क्या उनको चैलेंजेस और लगते हैं, क्या उनके व्यूज हैं, वो जानना चाहता हूँ। तो बलविंदर जी। Namaskar, Jai Hind to all viewers
and my co-panelist, Doot Saab, Mukul ji, Jain Saab, thanks for giving me this opportunity. मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे हमें, जैसे राठौर साहब ने कहा, हमें पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है. We should keep talking to our clients. We should stay in touch with them. As Surana ji mentioned, we should approach our old clients also. And this is a time also to do innovation. And we should try to, try newer things and experiment. And in fact, मैं तो ये suggest करूँगा कि हर लोकल लेवल पे, जैसे किशनगढ़ में, उदयपुर में, आपको थर्ड या फोर्थ जनरेशन को एक ड्राइंग कंपटीशन करवाएं कि वो स्टोन में कैसी इनोवेशन कर सकते हैं. मतलब यूथ कैन पार्टिसिपेट एंड कनेक्ट विद दिस थिंग, बिकॉज लोग बाग घरों में, समाज में, हम पत्थर उद्योग से रिलेटेड बातें घरों में जरूर करते रहते हैं, चाहे हम उदयपुर में जाएं, चाहे हम किशनगढ़ में जाएं, जालोर में जाएं, या वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग साउथ इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. So this is the time when we should encourage our youth to come with new ideas and bring some innovation. और इस तरह के webinars के through जो किशनगढ़ सेक्टोरल जो किशनगढ़ एसोसिएशन है या बाकी एसोसिएशन है, सीडोस की मदद करेगा. हर जगह के एसोसिएशंस आपस में या स्टेट वाइज कर लें. We should do some competitions and do some innovation at this time. मैं तो यही कहूँगा कि हमें कुछ इस टाइम पे नया करके दिखाना चाहिए. Over from my side. Thank you once again for everyone to join. थैंक यू बलविंदर जी. बहुत अच्छा आपने बहुत शॉर्ट में बताया. मैं अब हमारे एक बहुत सीनियर वक्ता, हमारे सीडोस के वाइस चेयरमैन श्री अशोक कुमार दूत साहब भी हमारे साथ उपस्थित है. मैं दूत साहब से निवेदन करूंगा कि उनके क्या व्यूज हैं वो हमें बताएं, और इसके साथ साथ दूत साहब जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसको भी समाप्त करें. ओवर टू दूत साहब. मुकुल जी, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा आपका. जी. मैं एक लास्ट, मेरी कुछ बात रह गई थी, 1-2 बात मैं और कहना चाहूंगा आपको जी. कि इंडस्ट्री हमेशा, देखो, नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री टोटल अदर इंडस्ट्रीज से टोटली डिफरेंट है. मैं कभी भी लोगों से सहमत नहीं कि कपड़ा उद्योग हो या आपका आयरन उद्योग हो या इंजीनियरिंग उद्योग हो, लाइक अदर आईटी इंडस्ट्री. हमारा इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये नेचर के ऊपर डिपेंड. आज नेचर ने अपने को ब्यूटीफुल स्टोन्स दिए हैं, लाइक आपका ग्रीन मार्बल, ब्लैक गैलेक्सी, रूबी रेड, जिस टाइप की जो चीज ये नेचर प्रोवाइडेड है. इसमें न मेरा बनाया हुआ न और किसी. तो ये इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट है, और इस इंडस्ट्री का वर्किंग स्टाइल भी टोटली डिफरेंट है अदर इंडस्ट्री से. तो अपने यहाँ क्या जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो लास्ट टाइम से आ रही है, ठीक है, नो डाउट हम पॉजिटिव है, आगे करते रहेंगे. ऑल ओवर इंडिया लॉट ऑफ क्लस्टर्स, मतलब जैसे राजस्थान में बताऊं आपको, सैंडस्टोन के तौर पे बिजोलिया अलग है, रामगंज मंडी अलग है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग है. बिजोलिया की प्रॉब्लम अलग है, धौलपुर की प्रॉब्लम अलग है, किशनगढ़ की अलग है, हमारे जालोर की अलग है, उदयपुर की अलग है. उसी तरह इन सारी प्रॉब्लमों को कभी भी अपन एक साथ भी नहीं कर सकते. अब क्या है, गवर्नमेंट हमारे को एक बहुत बड़ा, मेरा एक भारत सरकार से और आप लोगों से भी ये कहना है, आप इस चीज को हमेशा ये कहिए कि नेचुरल स्टोन माइनिंग इज टोटली डिफरेंट देन अदर माइनिंग. दिस इज नॉट ए कॉल और लाइक जिंक और व्हाटएवर माइनिंग, कि जहां आपने एज ए जियोलॉजिकल देखा, एस्टिमेशन किया और कह दिया यहाँ आपके लिए लो कॉल है, यहाँ आपका आयरन है, यहाँ आपका कॉपर है. यहाँ ये जरूर प्रूव कर सकता है कि यहाँ ग्रेनाइट है, पर नोबडी से दिस ग्रेनाइट इज द ब्लॉकेबल, और इसमें एस्थेटिक ब्यूटी है, या इसके अंदर आपका बड़े ब्लॉक्स भी बन जाएंगे और इसको लोग बाग पसंद भी करेंगे, कारण ग्रेनाइट कलर के हिसाब से बिकती है. तो मेरा ये कहना है कि सरकार को कभी भी दूसरी माइनिंग से ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन माइनिंग को टोटली अलग तरह ट्रीट करें, इसकी पॉलिसी अलग बनाएं, उसको अलग तरीके से सोचें. डायमेंशनल स्टोन माइनिंग का इनको टोटली सोचना है डिफरेंट तरीके से, और अपने को सरकार से मांगे इसके लिए करनी चाहिए.
अदरवाइज क्या है कि ये जो एनवायरमेंट क्लियरेंस और इनके अंदर अपन उलझते रहेंगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट क्लियरेंस, फलाना डीकड़ा, तो ये ऑक्शन में जाओ। ग्रेनाइट कभी भी आपने देख चुके हैं अपन, ऑक्शन में कभी होगा नहीं। आदमी जब ढूंढ के लाता है, समझ के लाता है कि ये कलर बहुत अच्छा है, इस कलर का साइज ये चल जाएगा, वो ट्राई करता है, माइंस लेता है, कुछ दिन तक उसकी करता है, सैंपलिंग करता है, तब पे पता चलता है कि ये कलर नहीं चलेगा, उसको माइंस बंद करनी पड़ती। उसी तरह इनको ये सरकार को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व माइनिंग चालू करनी चाहिए। अदरवाइज हमारी फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा हो गई है, रॉ मटेरियल हमारा आधा है आज की डेट में, फैक्ट्रीज ज्यादा है। तो आज की डेट में अपनी इंडस्ट्री, मेरा जहां तक आंकड़े उपलब्ध है, अपनी इंडस्ट्री काफी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा दे रही है इन कंपैरिजन टू आपकी लेड, जिंक, कॉपर, आयरन ओर। ऑल ओवर इंडिया यदि टोटल नंबर ऑफ आपके लेबर देखेंगे इस अपनी माइनिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, अपने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में खूब लेबर इन्वॉल्व है। कंपैरेटिवली आप इंडिविजुअल किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, चाहे आप कपड़ा उद्योग में देख लीजिए, अपने यहाँ आज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। तो गवर्नमेंट को, जबकि गवर्नमेंट क्या करती है, कपड़ा उद्योग को, अप्रैल वालों को ध्यान रखेगी, उसका ध्यान रखेगी, सब इंडस्ट्री का ध्यान रखेगी, पर अपने स्टोन इंडस्ट्री को कुछ मानती नहीं। रेवेन्यू जनरेशन में भी अपन बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट रेवेन्यू एज वेल एज डोमेस्टिक जीएसटी भी। इसलिए आप लोगों से मेरा एक नम्र निवेदन है, ऑल एसोसिएशन और जितने भी अपन जो स्टोन के लवर्स हैं उनसे, कि वो सरकार को ये बताएं कि ये हमारी इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को सरवाइव कराना बहुत आवश्यक है, स्पेशली राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु, आंध्रा के लिए, तो क्योंकि वहां की जीवन यापन का मेन साधन है। थैंक यू मुकुल जी। थैंक यू सर। मैं अब, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं बचा है, तो मैं वाइस चेयरमैन सीडॉस श्री अशोक कुमार दूत साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने व्यूज रखें और इसको सम अप करें, जिससे कि बाद के कुछ टाइम में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी ले सकें। श्री दूत साहब। मित्रों, कोविड-19 का हमारे पत्थर उद्योग पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है और इसीलिए आज हमने ये वेबिनार आयोजित की है कि हम आपस में अपने विचार विमर्श का आदान प्रदान करें। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पत्थर उद्योग से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों पर अपने विचार व्यक्त किए और मैं समझता हूं कि सब पूरे पत्थर उद्योग को इन विचारों से काफ़ी फायदा मिलेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, कोविड खत्म होने के बाद, इन जो विचारों से अपने उद्योग को पुनः नए तरीके से चलाने का एक बड़ा संबल मिलेगा। मित्रों, कोई भी उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी होती है वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन के बिना हम, चाहे हमारे पास अच्छी मशीनरी है, अच्छी माइंस है, अच्छा मार्बल है, अच्छा ग्रेनाइट है, अच्छे कलर्स हैं, लेकिन वित्तीय संसाधन होना उसके लिए अत्यावश्यक। और इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि पूरी चेन टूट गई है, हमको इसमें उल्टा चलना पड़ेगा। उत्पादन, माइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे उद्योग का और एंड यूजर हमारे उद्योग का अंत है, आखिरी छोर है। हमें उल्टा चलना पड़ेगा कि जो एंड यूजर है उसको हमें पहले आगे लाना होगा, क्योंकि जब जो विभिन्न शहरों में गोडाउन हैं, जो मार्बल ग्रेनाइट का स्टॉक यार्ड्स हैं, वहां से जब माल का निकासी शुरू होगी तो वो चेन वापस जुड़ेगी। वो जो जिसने गोडाउन खोल रखा है किसी शहर में, वो वापस मंडी में माल खरीदने जाएगा। मंडी का जो प्रोसेसर है वो माइंस में माल खरीदने जाएगा। माइंस का माल बिकेगा तो माइंस वाले के पास फंड्स आएंगे। तो ये चेन इस तरीके से हमको शुरू करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात यह है कि हम व्यापारियों को इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारे वित्तीय संसाधन
डेवलप हों। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमें अपने व्यापार में अनावश्यक खर्चों में कमी करनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे वेतनमान हैं उनका रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहिए। जो भी वेतन की दरें हैं उसको कुछ कम ज़्यादा करके जिससे हमारा उद्योग सर्वाइव कर सके। और व्यापार के हर क्षेत्र में बचत करने की आदत डालनी होगी। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगर हर पॉइंट पे अगर हम हमारे व्यापार में अगर 100 रुपये भी बचाते हैं तो एक महीने में हम काफ़ी अमाउंट सेव कर सकते हैं। दूसरा, नई तकनीक, ऐसी तकनीकें हमको डेवलप करनी होगी जिससे हमारी उत्पादन लागत घटे। उत्पादन लागत घटने से ही हम हमारे मार्केट को वापस जमा सकते हैं। उधारी के ऊपर भी ध्यान देना होगा। लंबी उधारी होने से हमारे ऊपर वित्तीय संकट आ जाता है, फाइनेंस की कमी हो जाती है, तो उद्योग को चलाने में दिक्कत होती है। एक इस त्रासदी में जो हाँ हमको निराशा नजर आती है, मुझे बहुत आशा भी नजर आती है कि जो हमारे पारंपरिक प्रतिद्वंदी हैं पत्थर उद्योग में विश्व में, इटली और चाइना, दोनों की स्थिति खराब है। चाइना फिर से उभर रहा है, लेकिन इटली चाइना से भी बहुत बुरा हाल में है। तो इसका बेनिफिट हमारे देश को मिल सकता है, हमारे देश के पत्थर उद्योग को मिल सकता है कि आज विश्व के जो लोग चाइना और इटली से पत्थर और उससे संबंधित आइटम्स खरीद रहे थे, उनको अब एक कोई उजाले की किरण नजर आएगी तो भारत ही नजर आएगी, ऐसा मेरा सोच है। इसलिए हमें बहुत अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम हमारे उद्योग को पुनर्स्थापित करें, बहुत ढंग से चलाएं, और साथ ही हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। कुछ पॉइंट्स में संक्षेप में आपको बताऊंगा। मार्बल और ग्रेनाइट पे जीएसटी को कम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 5% मुनाफे के ऊपर पत्थर उद्योग का व्यापार चल रहा है और उसमें 12% 18% जब जीएसटी लगता है तो जो खरीदार है उसको बड़ा भारी लगता है, और जितना हम जीएसटी में इन्वेस्ट कर देते हैं उतना हमारा प्रॉफिट भी नहीं हो पाता है। दूसरा, राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि रॉयल्टी, डेड रेंट, इसमें कमी की जाए जिससे पत्थर उद्योग पुनः स्थापित हो। बैंकों से मैं आग्रह करूंगा कि ईएमआई को डेफर करें कम से कम 6 महीने के लिए, ब्याज की दरों में कटौती हो तो हमारे वित्तीय संसाधनों पे काफी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और निर्यात में जो ड्यूटी ड्रॉबैक है, क्योंकि जो प्रमुख निर्यातक थे पत्थर उद्योग के, चाइना और इटली, आज उनकी जो स्थिति है उसमें आज हमको स्थापित उनके बीच में होने के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। तो केंद्र सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़ाया जाए जिससे हमारा निर्यात बढ़े और विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी बढ़े। मित्रों, ये कि घबराहट का माहौल बन रहा है, हर कोई चिंतित है, लेकिन इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। मैं
जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कुछ विचार रखे, उसके ऊपर आपको पुनः कुछ कहना चाहूँगा। एक, आज ही मैंने देखा है कि हरियाणा सरकार ने जो बैंक का ब्याज लग रहा है सीसी लिमिट पे या टर्म लोन पे, उसमें छूट देने का प्रस्ताव किया है सरकार ने। इसी तरीके का अगर मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इस तरीके की एक छूट हमारे राजस्थान के पत्थर उद्यमियों को या दूसरे भी उद्यमियों को, सभी उद्यमियों को मिले, ऐसा मैं चाहता हूं कि जो हरियाणा सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है उसके अनुरूप हरियाणा सरकार 100% उसमें छूट देने की योजना बनाई है। मैं उसको सीडॉस के थ्रू सभी सदस्यों से उस स्कीम को शेयर करूंगा और हम सब मिलकर राज्य सरकार से आग्रह करें कि इस तरीके की छूट हमारे उद्योग को भी दी जाए, हमारे राज्य में भी लागू की जाए। हमारे मित्र मुकेश जी ने बताया कि मेंटेनेंस वगैरह कोई इसमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। जो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए उन्होंने बताया, ये एक बहुत अच्छा सजेशन है। इन्वेंट्री कंट्रोल होगा तो हमारे को फाइनेंस की जरूरत कम पड़ेगी, और जब वापस चेन जुड़ जाए, जब फाइनेंस का साइकिल बराबर आ जाए, उसके बाद हम उस चीज को बढ़ा सकते हैं। महावीर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक जो नेगेटिविटी आ गई है, जो सारे दिन हम लोग व्हाट्सएप देखते रहते हैं, मैसेजेस देखते रहते हैं, एक ऐसी नेगेटिविटी फैला दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, हम जिएंगे कि नहीं, हमारा व्यापार चलेगा कि नहीं। ये नेगेटिविटी हमें दिमाग से निकालनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी रहेगी दिमाग में, सोच में, तो हमें कहीं ना कहीं उजाले की किरण नजर आएगी। नेगेटिविटी में तो अंधेरा ही अंधेरा है। दूसरा, जो महावीर सिंह जी ने बताया कि ड्यूटी ड्रॉबैक को 5% तक करना चाहिए, मैं उससे सहमत हूँ। ऐसा हमें केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। इनकम टैक्स रिबेट की भी महावीर सिंह जी ने कहा, वो भी बहुत एक अच्छा सुझाव है। हमारे किशनगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुधीर जी ने भी बहुत अच्छा सुझाव दिया कि हम उद्योग तो चालू कर लेंगे, लेकिन उद्योग के लिए श्रमिक कहाँ से आएंगे, क्योंकि श्रमिक के अंदर भी डर बैठ गया कोरोना का। उससे ज्यादा उनके परिवारजनों में है, उनकी पत्नी में, उनके माता पिता में, उनके बच्चों में। नहीं, पापा जी को बाहर नहीं भेजना है, कुछ हो गया तो जब श्रमिक नहीं आएंगे तो उद्योग कहाँ से चलेंगे। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रमिकों को सुरक्षित घर से उद्योग तक लाया जाए, उद्योग से उन्हें वापस पहुंचाया जाए, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा साधन है। एक ये भी चल रहा है कि सब लेबर को पेमेंट कैसे करें, फैक्ट्री बंद है, बाहर से जिनमें हम पेमेंट मांगते हैं वो पेमेंट नहीं भेज रहे हैं, माल बिक नहीं रहा है, माल बन नहीं रहा है, तो लेबर का पेमेंट कैसे होगा। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि प्रत्येक उद्योग को अपने श्रमिकों, अपने कर्मचारियों, अपने स्टाफ के साथ मिल बैठकर एक बीच की सब मिलजुल करके एक सहमति बनानी चाहिए कि भाई देखो भाई, फैक्ट्री की, हमारे उद्योग की स्थिति ये है, पेमेंट नहीं आ रहा है, आपका भी घर खर्चा है, हमको पता है, आपका भी घर चलना चाहिए, आपके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है, आपको भी थोड़ा तो खर्चे के लिए पैसा चाहिए। तो मिल बैठ करके एक ऐसा रास्ता निकालें, हर उद्योग अपने स्तर पर, जो उस उद्योग
को सूट करता हो, वो उद्योग भी चले और उसके कर्मचारी और उसके श्रमिकों का भी घर चले। ऐसी आपस में बैठ के कोई निकालना चाहिए। कपिल जी ने जो कहा बहुत सही है कि अब एक जब वापस शुरू होगा उद्योग तो ऐसे लगेगा जैसे हम नया उद्योग स्थापित करें, जो वास्तव में सही है। तो जब आदमी कोई नया उद्योग लगाता है तो उसमें बहुत उत्साह रहता है, और मेरा खुद का ये सोच है कि जब लॉकडाउन खुले और हम हमारा उद्योग शुरू करें तो इस उत्साह के साथ शुरू करें कि हमने एक नया उद्योग स्थापित किया है, और उसी उत्साह के साथ, क्योंकि जब नया उद्योग स्थापित करते हैं तो उसको स्थापित करने का, उसको चलाने का, उसके मार्केटिंग का एक उत्साह रहता है, तब तक कोई आय नहीं होती है। तो यही सोच के कि आय तो बाद में होगी लेकिन हम उत्साह के साथ उद्योग को चलाएं, पॉजिटिविटी के साथ उद्योग को चलाएं, तो हमें कोई उसको एस्टेब्लिश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक कपिल जी ने अच्छा सुझाव दिया कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं 10 साल पुराने, जिनको हम भूल भी चुके हैं, इस अवसर पर उनको भी याद करें। हो सकता है उन्हें पुनः हमारे उत्पादन की आवश्यकता पड़े। इस तरीके से हम पुनः हमारे उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। बलविंदर जी का भी एक बड़ा अच्छा सुंदर सुझाव था कि जो हमारी 3rd और 4th जनरेशन आने वाली है व्यापार में, क्योंकि देखिए पुराना इतिहास हजारों साल का उठा के देखें, हर जनरेशन में एक चेंजेस आता है, सोच बदलता है, उनकी दृष्टि बदलती है, काम को करने का तरीका बदलता है। तो जो हमारी 3rd 4th जनरेशन जो आने वाली है, उनके सजेशन, उनका सोच, उनके व्यूज, उनके इमेजिनेशंस को हमें हमारे उद्योग में काम में लेकर के इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुकुल जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस आयोजन को किया, सभी पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट किया अपने अपने विचार करने के लिए। और जो आपने बताया कि लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आएगी, लेकिन व्यापारी वही होता है जो चुनौतियों का सामना करता है, जो धारा के विपरीत तैरता है, वही व्यापारी होता है। धारा के अनुरूप तो हर कोई बह लेगा, जो धारा के विपरीत तैर लेगा वही व्यापारी है। मेरा आप सबसे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। सीडोस के इस वेबिनार में आप लोग आए, दर्शकों को, जो दर्शक हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और हम भविष्य में भी, क्योंकि अभी तो 17 मई तक लॉकडाउन है, मैं चाहता हूँ मुकुल जी कि 1-2 वेबिनार और की जाए, उसमें हमारे दूसरे अन्य उद्यमियों को जोड़ा जाए और कुछ दूसरे विषयों पर, उद्योग से संबंधित दूसरे विषयों पे हम विचार विमर्श करें, ऐसा मेरा सोच है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धूत साहब। आपका सोच और आपके मार्गदर्शन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कुछ और प्रोग्राम्स, कुछ और वेबिनार्स अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हम कंडक्ट कर सकें। टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ ग्लिचेस आते रहते हैं। पिछले 15 मिनट से मैं भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ और फाइनली मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर ऑन होना पड़ा है, वो शायद लैपटॉप पे चल नहीं रहा है। मैं बलविंदर जी से निवेदन करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली फ़ोन में आए हुए हैं और दोनों स्क्रीन्स पे टॉगल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो
वो क्वेश्चंस बलविंदर जी ऑन माय बिहाफ आप सब लोगों से पूछ लें। हेलो, ये मुकुल जी मैं सुन रहा हूँ। I'll be happy to ask these questions. कुछ हमारे ग्रुप में हमारे सपोर्ट स्टाफ ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो अलग अलग पैनलिस्ट के लिए हैं। 8-10 क्वेश्चंस मैंने भी देखे थे, बट वो शायद मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं फोन से जुड़ा हुआ हूँ। Mukul, allow me to speak. प्लीज। I will. राठौर साहब, पहला क्वेश्चन विनय गर्ग जी का है कि what will be the situation in the world market, especially the Gulf region? So, Rathore ji, can you please answer this question? And this is also related with export to other countries also. Rathore ji. बलविंदर जी, ये जिन्होंने विनय जी ने पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे ये हर आदमी को लग रहा है कि कल लॉकडाउन खुल जाएगा। अपने यहाँ भी बैठे हैं, लोगों को ये सोच में है कि कल लॉकडाउन खुलेगा, जैसे बाहर से ताला खुला, अपन ने गए बाहर, फटाफट माल भेजा और पैसे आए आनंद। ऐसा कुछ नहीं है। आज गल्फ में भी लॉकडाउन है। गल्फ में कंस्ट्रक्शन कई कंट्रीज में चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं उनको बता दूं, कभी दुबई मतलब यूएई में कंस्ट्रक्शन चल रहा है पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। ओमान में चल रहा है, आपका बहरीन में चल रहा है, कतर में चल रहा है, सऊदी में आधा बंद है आधा चल रहा है, कुवैत पूरा बंद है, एवरीथिंग। परंतु उनको भी समस्याएं वही है, वहां भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अपने जैसे अभी ऑरेंज जोन वाला लॉकडाउन है वैसा लॉकडाउन हुआ। परंतु उनके भी क्या है कि देखिए कि आज ऑयल प्राइस जिस तरीके से डाउन हुई है, मैं नहीं समझता कि फ्यूचर में आप गल्फ के मार्केट के ऊपर डिपेंड रहे, ये अच्छी सोच नहीं है। इसके लिए बेटर वे है आप ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केटिंग के बारे में ही सोचें। परंतु आज अमेरिका का मार्केट डिफरेंट सिनेरियो का है, अमेरिकन मार्केट डिफरेंट वे का है। वो उनको गैंगसा स्लैब्स चाहिए, ग्रेनाइट में क्वाड चाहिए, जो अपने कंपटीटर है। मेनली क्वाड सरफेसिस से मेन कंपटीटर फॉर नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री। दूसरा उनको मार्बल चाहिए, पर मार्बल भी बहुत बड़े स्लैब्स वगैरह चाहिए, गैंगसा मेटल। जो हमारा बाकी की इंडस्ट्री का 90% है वो कुटीर उद्योग है, वो वहाँ कैटरिंग नहीं करते हैं अपन लोग। तो मैं ये कहूंगा उनको कि वो धैर्य रखे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू राठौर जी। अगला प्रश्न बलविंदर जी, मैं 1 मिनट लूंगा, मेरे पास क्वेश्चंस दूसरे फोन पे आ गए हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। यस प्लीज कंटिन्यू। एक क्वेश्चन मुझे आया है साहब, ये प्रसन्नजीत जी का है कि उनका कहना है कि इफ प्रोसेसिंग यूनिट डज नॉट वांट टू affect or increase their inventory, then who will purchase material from mine owners? बेसिकली उनका यही मानना है कि अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स माल नहीं खरीदेंगी तो माइन ओनर्स कहाँ जाएंगे? और जी राठौर साहब, क्या है वो प्रसन्नजीत जी को शायद गलतफहमी होगी। इंडिया की जो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लॉक्स रॉ मटेरियल आज की डेट में जितनी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए, उसका टोटल प्रोडक्शन आज भी 75% है। अभी हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि ओजीएल किया जाए, नई माइंस अलाउ की जाए, तो जितनी माइंसें चल रही है उनका सबका रॉ मटेरियल बिकेगा। वो एकदम निश्चिंत रहे। माइनिंग इंडस्ट्री को तो अभी बहुत अच्छे दिन है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। धर्मवीर जी का एक प्रश्न है और धर्मवीर जी ने पूछा है, सर कैन यू टेल अस लिटिल मोर अबाउट हैंडलिंग अनसर्टेनिटीज इन इंटरनेशनल मार्केट and the additional risk from pandemic situation? इन्होंने पैनलिस्ट का नाम तो नहीं दिया है, तो मैं धूत साहब से निवेदन करूंगा कि धूत साहब इस बारे में बताएं कि सर जो इंटरनेशनल मार्केट में आज अनसर्टेनिटीज हैं उनसे कैसे कोई उनसे उबर सकता है, क्योंकि पैंडेमिक का जो प्रॉब्लम है वो तो कुछ टाइम रहने वाली है। धूत साहब, ऐसा है धर्मवीर जी कि कोविड-19 का इफेक्ट करीब करीब दुनिया के 200 देशों पे पड़ा हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड। और ऐसा वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का जो रिसर्च कर रहे हैं उनका मानना है कि मई एंड और जून तक इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो जब दूसरे देशों में भी इफेक्ट कम होगा तो वहाँ भी काम चालू हो जाएगा, वहाँ भी फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएंगी, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, और हमारे देश में भी
प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए हमारे देश में प्रोडक्शन हो गया और दूसरे देशों में कोविड का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक चेंज जुड़ी हुई है। सेलर और बायर दोनों देशों में परिस्थितियां जब सामान्य होंगी, तभी जो हमारा निर्यात का व्यापार है वो तभी सेटल हो पाएगा। थैंक यू सर। हितेश पटेल जी हैं उदयपुर से, और हितेश पटेल जी का एक क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट। दूध साहब मेरे ख्याल से आप, अच्छा बताइए मुकुल जी। हाँ सर। हाँ, वो एक बार जरा क्वेश्चन दोबारा बताइए सर। हितेश पटेल साहब का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो सैलरी का मैटर है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को आपस में बैठ के सेटल करना चाहिए। सरकार का तो यही आदेश है कि आप पूरी सैलरी दीजिए। अब परिस्थितियां क्या है आपके उद्योग की, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस उद्योग का क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मैटर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सर अगला प्रश्न है कपिल सुराणा जी के लिए। ये कपिल मेहता साहब ने भेजा है। उनका क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक queries should avoid dealing with Chinese buyers? This will boost Indian granite export market. Kapil Surana ji. Sir, this is a very difficult and question, because अगर क्वेरीज जो जैसा कि राठौर साहब ने बताया था कि हमारा इंडियन डोमेस्टिक प्रोसेसिंग यूनिट की रिक्वायरमेंट भी हम आज की तारीख में पूरी नहीं कर पाते हैं, बट व्हाट आई फील राइट नाउ इज दैट अगर किसी भी चीज का स्लम्प क्रिएट होता है फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ, अगर डिमांड का स्लम्प है तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा सर्ज भी आएगा, बहुत ज्यादा डिमांड एकदम से क्रिएट हो सकती है, बिकॉज एवरीवन वुड वांट टू बाय आफ्टर 3 और 4 मंथ्स। जहां तक कि चाइनीज बायर्स को ब्लॉक देने की बात है, मेरा पर्सनल राय ये है कि सारी माइनिंग फ्रेटर्निटी को बैठ के डिस्कस करना चाहिए ये बात कि हम ब्लॉक्स तो एक्सपोर्ट करें पर एक लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में करें, जिससे कि हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो हमारी ताकत है इंडिया की और हम जो बन सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि हम प्रोसेस्ड माल एक्सपोर्ट करेंगे। इससे 2 फायदे हैं कि एक तो हम प्रोसेसिंग यूनिट्स को सपोर्ट करेंगे, माइन ओनर्स को भी दिक्कत नहीं होगी कि उनके ब्लॉक्स भी कुछ क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्लॉक्स इन इंडिया एज वेल एज एक्सपोर्टिंग इट टू द चाइनीज मार्केट। थैंक यू कपिल जी। एक सवाल हितेश भंडारी जी का है। हालांकि उन्होंने वो बलविंदर सिंह जी से पूछा है, बट मेरा रिक्वेस्ट दूध साहब से ही रहेगी क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। हाउ टू ब्रिंग जोधपुर सैंडस्टोन वर्क बैक ऑन ट्रैक आफ्टर द लॉकडाउन, एज जोधपुर सैंडस्टोन हैज बीन लैगिंग बिहाइंड अ लॉट सिंस क्वाइट सम टाइम। ऐसा है, जोधपुर सैंडस्टोन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन है। दूसरे जैसे धौलपुर है, बंसीपाड़पुर है, वो सैंडस्टोन और खाटू सैंडस्टोन है, उसके मुकाबले में काफी हार्ड सैंडस्टोन है। बहुत कस्टमर और बायर चाहते हैं जोधपुर सैंडस्टोन में काम कराना, लेकिन इसकी जो कार्विंग में, प्रोसेसिंग में जो टूल कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो जो मैन्युफैक्चरर है जिसको ऑर्डर मिलता है एक्सपोर्ट का या डोमेस्टिक, वो अवॉइड करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जोधपुर सैंडस्टोन का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग स्टोन इंडस्ट्री में ऐसे टूल डेवलप करें जो जोधपुर सैंडस्टोन में इजीली चल सकें और उसमें कम कंजम्पशन के साथ ज़्यादा आउटपुट मिले। तो उसके लिए प्रयास करना होगा।
जो टूल इंडस्ट्री है हमारी, उनके साथ मिल बैठ के ऐसे टूल डेवलप करने होंगे कि जो जोधपुर सैंडस्टोन में काफी इफेक्टिव हो। थैंक यू सर। एक सवाल और है, और वो है, विल कोविड-19 अफेक्ट स्टोन मार्ट 2021? अब मेरे ख्याल से अगेन मैं ये सवाल दो लोगों से पूछूंगा, एक धूत साहब से और एक बलविंदर जी से। Sir, Mukul ji, thank you. I want to give a very positive news on the exhibition industry front. हुनान जो कि चाइना में है, उन्होंने परसों अपना ऑटो शो ऑन कर दिया चाइना में। बहुत ऑटो बढ़िया। शो में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काफी अच्छी अटेंडेंस थी, लोग बाग मास्क लगा के आ रहे थे, द सैनिटाइजेशन वाज केप्ट इन द लूप। सो वी आर मेकिंग, मैंने अभी काफी इंडस्ट्री के, एग्जीबिशन इंडस्ट्री के वेबिनार्स अटेंड करे हैं। हम न्यू एसओपीज बना रहे हैं एग्जीबिशन वेन्यूज में। तो वैसे तो पोस्ट स्टोन मार्ट विल बी डेफिनेटली पोस्ट कोविड, तो हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि दीपावली तक एग्जीबिशन इंडस्ट्री विल थ्राइव इन इंडिया एंड वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। फिक्की ने अपने सारी एग्जीबिशंस फिजिकल फॉर्मेट की जनवरी और मार्च के दौरान पुश कर दी हैं। तो वी विल कंटिन्यू, स्टोन मार्ट विल बी अ ह्यूज सक्सेस रादर विद द न्यू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जब चाइना की जो कंपनीज हैं, जो यूनिट्स हैं, जो कि जापानीज, कोरियंस, अमेरिकन्स, they are looking to move their factories to other countries. So India is definitely the prime market which will India will attract this investment. So जब ये factories बनेंगी, again उसमें stone will be used, so we will have more opportunity to buy stone mart time. All these people will be buyers of Indian stone. So मैं इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। स्टोन मार्ट लास्ट टाइम से भी बड़ा फेयर होगा और हमारे यहाँ बायर्स भी उससे ज्यादा आएंगे, क्योंकि नाउ इट विल बी कम टू इंडिया, पीपल विल कम टू इंडिया, they will be more happy to come and participate in India stone mart. Thank you मुकुल जी। धूत साहब, आपके व्यूज भी जानना चाहूंगा। मैं बलविंदर जी के विचारों से बहुत ज्यादा सहमत हूँ और ये मानता हूँ कि जो कोविड-19 का और लॉकडाउन का जो इफेक्ट आया है, उसको उबारने के लिए सबसे बढ़िया ऑक्सीजन स्टोन मार्ट ही देगा। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि वेरोना फेयर अनसर्टेन है और इटली की जैसे अभी स्थिति है, अगर वो जनवरी फरवरी तक भी करना चाहेंगे तो लोग इटली जाने में डरेंगे। और ये पूरे दुनिया को पता है कि भारत सबसे कम संक्रमित देश है। आज 135 करोड़ लोगों में खाली 35,000 लोग संक्रमित हुए हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो स्टोन मार्ट में आने में लोगों को डर नहीं लगेगा, भारत आने में लोगों को डर नहीं लगेगा। और एग्जीबिशन ही एक ऐसी चीज है आज के जमाने में कि जिसके थ्रू अपन अपना प्रोडक्ट सबसे अच्छे तरीके से वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं बहुत आशावान हूं कि स्टोन मार्ट पिछले जो 10 एडिशन हुए हैं उसमें इस बार का सबसे सक्सेसफुल होगा, क्योंकि चाइना जाने में लोग डरेंगे। शामिन फेयर का निकल चुका है, अभी उन्होंने अक्टूबर तक पोस्टपोन किया है। अब अक्टूबर में भी होता है या नहीं होता है, वेरोना फेयर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि स्टोन मार्ट के बाद जो 2 बड़े फेयर हैं वो वेरोना फेयर और शामिन फेयर है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि स्टोन मार्ट बहुत सक्सेसफुल होगा और पूरे विश्व की स्टोन इंडस्ट्री की नजरें अब सबसे ज्यादा भारत पे टिकी हुई है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि हितेश भंडारी जी ने जो सवाल किया था स्टोन मार्ट के भविष्य को लेके, तो धूत साहब ने और बलविंदर जी ने, जो कि 2 मेन पिलर्स हैं इस आयोजन के पीछे, along with the entire team of CDOS and FICCI, शायद आपको बहुत सही जवाब मिल गया होगा, बहुत पॉजिटिव जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर।
मेरा एक सवाल ये आया हुआ है अभिजीत जी का। अभिजीत जी ने सवाल किया है और मैं मुकेश मोदी साहब से पूछना चाहूंगा। अभिजीत जी का जवाब है, प्लीज लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट द डोमेस्टिक मार्केट फॉर नेचुरल स्टोन्स। मुकेश मोदी साहब। जी सर, थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम तो जरूर है, लेकिन हमें जैसा सब लोगों ने, वक्ताओं ने कहा कि हमें आशाएं रखनी चाहिए, तो मैं सोचता हूं कि हमें पॉजिटिव थॉट के साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी जल्दी ही भारत सरकार के द्वारा कई पैकेजेस की हमें एमएसएमई को भी उम्मीद है कि तो इकोनॉमिक साइकिल सुधर जाना चाहिए। उससे मैं सोचता हूं कि बिल्डिंग लाइन और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जरूर सुधरेगी। मुझे आशा, सबको आशा रखना चाहिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ। थैंक यू। मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन शायद लेने का टाइम हमारे पास बलविंदर जी और होगा अभी, क्योंकि टाइम का भी एक बजने वाला है, कंस्ट्रेंट्स रहेगा। we can take one or two maximum. ओके, थैंक यू। विजय माहेश्वरी जी का एक सवाल है, हाउ यू सी द इंपोर्टेड मार्बल बिजनेस इन कमिंग डेज। एनी ऑफ द पैनलिस्ट, मतलब मोदी साहब भी शायद इंडस्ट्री में काम, राठौर साहब बताइए। मोदी जी इसका जवाब ज्यादा अच्छा दे पाएंगे, क्योंकि मोदी जी से लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर। मोदी जी क्या वो इम्पोर्ट का काम क्वेश्चन करते वापस हैं। रिपीट करेंगे मुकुल जी, क्या क्वेश्चन है? इंपोर्टेड, हाउ यू सी द इंपोर्टेड मार्बल बिजनेस इन कमिंग डेज। क्योंकि मेनली इंपोर्टेड मार्बल भी वो आज डोमेस्टिक ही अपना रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो थोड़ा सा, क्योंकि आज अभी आने वाले टाइम में अभी इंपोर्ट्स होगा नहीं, क्योंकि इटली और टर्की से अभी इंपोर्ट्स जाने की सुविधाएं बंद है, माइन से भी काफी बंद है। तो मैं सोचता हूं कि अभी इंपोर्टेड मार्केट में जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, क्योंकि और नया इंपोर्ट्स नहीं आने से जो स्टॉक्स अवेलेबल है ऑलरेडी लोगों के पास, तो उसका मूवमेंट बढ़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। एक ऐसा सा ही क्वेश्चन, सिमिलर सा क्वेश्चन ही एचएस क्लियर साहब ने भी पूछा था, उदयपुर के हैं क्लियर साहब, कि क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमें एक्सपोर्ट प्राइसेस दे पाएगी। बताऊं? जी 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 सर। ऐसे है मुकुल जी, हर आदमी चाहता है कि उसको प्राइस तो मिले एकदम सोने जैसी, और वो प्रोडक्ट बेचना चाहे, अपना प्रिपेयरिंग करे लोहे जैसा। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनको भी ये सोचना चाहिए, क्या एक्सपोर्ट प्राइस और डोमेस्टिक प्राइस नहीं होती है, प्राइस सारी सेम ही है। जो मेटेरियल आप यहाँ बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल यदि 80 रुपए में बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट में भी 80 रुपए में जाता है, न कि वो एक्सपोर्ट में 300 रुपए में बिकता है। ऐसा कभी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहां आपको बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल ही दे पाते हो आप, क्योंकि उनको बेस्ट क्वालिटी चाहिए। और यहाँ डोमेस्टिक में आप आपका जो कॉमर्शियल है, गुड कॉमर्शियल है, और वेराइटी ऑफ आप दे सकते हो, इसलिए प्राइस तो सब जगह सेम ही मिलती है। और जहां तक फ्यूचर है, एक्सपोर्ट में कंपटीशन रहेगा, क्योंकि चाइना वापस खड़ा होकर आ रहा है। आज चाइनीज कभी नहीं चाहेंगे कि उनका मार्केट इंडिया छीने, परंतु इंडियंस भी अपन देखो आज तक जो इतिहास ये कहता है कभी कम नहीं रहे। और मुझे उम्मीद है आगे भी अपन, चाइना से पहले भी अपन ने काफी कम्पीट किया और आगे भी कम्पीट कर देंगे। एक मेरा एक क्वेश्चन लोगों ने अभी पूछ रखा, उसका भी जवाब दे दूं। लोग कह रहे हैं कि भाई माइनिंग में उन ब्लॉक का एक्सपोर्ट बैन होना चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। वाई? जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि हमारा एक देवड़ा है, डेजर्ट ब्राउन करके ग्रेनाइट है। उस ग्रेनाइट की डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन हार्डली 5% है, और वो चाइना और इटली उस बाकी का 95% मार्केट वो ले जाते हैं ब्लॉक। तो अपनी माइनिंग इंडस्ट्री पिट जाएगी यदि उसको बैन कर देंगे। ऐसे अपने लॉट्स ऑफ कलर है जो एक्सपोर्ट में काफी चलते हैं पर डोमेस्टिक में नहीं। इसके लिए मेरा एक सजेशन है। सजेशन क्या है? सरकार को जैसे वो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स ले रही है, उसी तरह ये किया जाए कि जो माइनिंग इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर 5% 10% टैक्सेज एक्स्ट्रा लगाए, और वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बेचता है उसको 5 से 10% उसको इनकम टैक्स में रिबेट दिया जाए।
तो वो अपने आप ही प्रेफर करेगा कि मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बेचूंगा या वही मैं एक्सपोर्ट करूंगा, या फिर वो एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ा के एक्सपोर्ट करेगा, तो वो चाइनीज अपने उसके कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ये एक मेरा सजेशन है। थैंक यू सो मच सर। बस जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है कपिल सुराणा जी से। मिस्टर जय एम ने ये पूछा है, we would like to know what is the effective method to divert all the customers towards Indian stone market। तो बहुत अच्छी सोच है जय साहब की। कपिल जी। सर इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात है कि रिक्वेस्ट करूंगा सीडोस और फिकी से, यू आर द फ्रंट फेस ऑफ द इंडियन स्टोन इंडस्ट्री, एंड आप लोग ऐसी एक हाई लेवल कमिटी या हाई लेवल टीम बना सकते हैं जो कि, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए हो सकता है कि सारे देश में या सारे कस्टमर्स को टच बेस करना मुश्किल हो, पर आपके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जो करीब 200 से ज्यादा देशों के बायर वगैरह और सब उसमें एडेड हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सीडोस एंड फिकी टू प्रमोट अस एंड हेल्प अस to promote our material in a much better way, and collaborative marketing सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आप अगर इंडस्ट्री के साथ जुड़ के अगर इस मार्केटिंग का पार्ट बनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोगों को सबको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कपिल जी मैं बताता मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक मिनट मुकुल जी। सर कि जो मार्केटिंग की बात है कि भारत की तरफ इंडियन मार्बल की तरफ कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसका जो मैं पिछले कम से कम 10 साल से एक बात कहता आ रहा हूँ, और आज महावीर सिंह जी ने भी ये बात कही है कि रेडी टू फिक्स मटेरियल हमको बनाना होगा। अगर हमको मार्केटिंग में आगे, आज क्यों लोग विट्रीफाइड टाइल्स और सिरेमिक टाइल्स की ओर जाते हैं कि वो टाइल को मार्केट से लाते हैं और सीधा फिक्सिंग कर देते हैं, कोई उसमें हैंड कटर नहीं चलाना पड़ता, कोई आवाज़ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, वो रेडी टू फिक्स मटेरियल है। तो ये रेडी टू फिक्स मटेरियल अगर हम लोग इसकी तरफ डाइवर्ट करेंगे तो हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ऐसा मेरा सोच है। सर मुकुल जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। जरूर सर चाइना के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड होते हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे और बहुत लार्ज क्वांटिटीज में होते हैं। शायद वो हम थोड़ा सा लैक कर रहे हैं ऑन आवर इंडियन पार्ट, की बहुत कम ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो इतने लार्ज स्केल प्रोडक्ट केटर कर सकती है। उसके लिए हम लोगों को जो एफर्ट्स करने चाहिए वो करना चाहिए कोलैबोरेटिव मार्केटिंग, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि आज हर एक जने के पास खाली 2 या 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आप बनिस्पत की चाइना में देखेंगे तो एक फैक्ट्री के पास 50-50 प्रोडक्ट्स हैं। तो हम 4-5 जने 10 जने मिलके अगर एक कंसोर्टियम बना लें, और तो उससे हमारा प्रोडक्ट बेस भी वाइडन हो जाएगा, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, और हमारी क्वांटिटी, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स डिमांड करते हैं, वो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर होगा। तो हमें कोलैबोरेटिव मार्केटिंग पे बहुत अपना ध्यान देना चाहिए। मुकुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोदी जी प्लीज बोलिए। मोदी जी बोलिए। कुछ है बताएं साहब। फाइनली ऐड करना चाह रहा था मुकुल जी और अपने सीडोस के प्लेटफॉर्म से कि आज जो इंपोर्टेड मार्बल के जो मार्केट की बात आ रही है, डोमेस्टिक मार्केट की बात आ रही है, हमें गवर्नमेंट से 1 साल के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो आज मार्बल को जो ओजीएल कर रखा है उसको फॉर ए टाइम बिंग 1 ईयर 2 ईयर के लिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि लास्ट 2 सालों में जो इंपोर्ट की क्वांटिटी आई है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी आ गई है, जिससे पूरा मार्केट में स्लम्प आ गया है। उससे हमारी फॉरेन करेंसी का भी सेविंग होगी और पूरी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा अगर टाइमिंग कुछ टाइम के लिए मार्बल को इंपोर्ट बैन कर दिया जाए। जैसे श्रीलंका और अदर कंट्रीज ने नॉन एसेंशियल आइटम्स को अभी बैन किया है कि वहां पे जो आवश्यक है उसी को इंपोर्ट करा जा रहा है इस कोविड डिफिकल्टीज में। ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है, सबमिशन है। थैंक यू सो मच सर। मैं अपने सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री धूत साहब का, महावीर सिंह जी राठौड़ साहब का, सुधीर जैन साहब का, मुकेश मोदी साहब का, कपिल सुराणा साहब का और श्री बलविंदर सिंह जी का, कि
आपने अपने इस वेबिनार में अपने व्यूज रखे। दूध साहब हमेशा से हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। बीइंग वाइस चेयरमैन सीडॉस, दूध साहब का हमेशा सपोर्ट रहा है, और जैसा दूध साहब ने आज ये कहा भी है कि इस तरह के प्रोग्राम हमें आगे आने वाले भविष्य में भी करने चाहिए, तो मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नियर फ्यूचर भी हम ऐसे कुछ और प्रोग्राम्स प्लान करेंगे और समय समय पर अपने ऑडियंस को भी इसकी जानकारी देंगे। मैं अपने सारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और इस प्लेटफॉर्म का यूज किया। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये प्रोग्राम काफी लाभान्वित रहेगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर आपका कुछ फीडबैक है या आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें सीडॉस की वेबसाइट पर या हमारे जो लोग हैं उनको किसी को भी आप अपने सजेशंस भेज सकते हैं, जिससे कि आने वाले प्रोग्राम्स में हम इसको और सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच। Chandan, you may Thank you, stop the everyone. Chandan, you